हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल साइंस प्लेस। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के सेकंड पार्ट की हिंदी। तो चलिए शुरू कर। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। किस तरह से थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया गया और किस तरह से लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कॉच ने माइक्रोबायोलॉजी में अपना योगदान दिया। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है भाई? ये बोलती है कि लिविंग चीजें, जीवित चीजें, नॉन लिविंग मटेरियल जिसमें जान नहीं है उनसे बनी है। अरस्तु ने भी इस बात को बोला। अरस्तु ने बोला कि लिविंग जो चीजें हैं वो 4 तत्वों से बनी है: आग, हवा, पानी और आकाश। आग, हवा, पानी और धरती। तो पुराने टाइम पे लोग ऐसे ही सोचते थे कि सब कुछ अपने आप बन रहा है नेचुरल तरीके से। और इवन जैसे कि कहीं अंधेरे कमरे में गेहूं की बोरी रख दी तो वहां चूहे आ जाते थे, डस्ट बहुत ज्यादा है वहां बीटल्स आ जाते थे, कीड़े, फ्रॉग वगैरह कीचड़ में उन मेढक दिखते तो लगता था कुछ से ही आ गए अपने स्पॉन्टेनियस तरीके से अपने, ऐसे ही ना। तो इवन कोई मीट का टुकड़ा रख दिया तो देखा उस पे फिर कीड़े आ गए तो उन्हें लगता अपने आप पैदा हो गए। सभी लोग सोचेंगे जब तक उनको साइंटिफिक कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा ना, तो पहली बार कोई दिखेगा तो ऐसे ही सोचेगा कि ये चीज अपने आप से हो गई है। लेकिन फिर कुछ बहुत अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि भाई चक्कर क्या है, पता करते हैं जरा, ये थ्योरी ऑफ क्या सच में अपने आप से बन जाती हैं चीजें। तो उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे और कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे फ्रांसिस्को रेड्डी और लाजारो स्पेलेंजानी ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और फिर एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ आया कि भाई स्पॉन्टेनियसली नहीं प्रोड्यूस होती है कुछ चीज। कहाँ से आया? लुईस पाश्चर और जॉन टिंडल के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया। फ्रांसिस्को रेड्डी ने ली 3 बॉटल, मस्त, ठीक, 3 बॉटल में रखे मीट के टुकड़े और इन बॉटल्स में से एक को रखा ओपन, एक को कर दिया सील कॉर्क से और तीसरे पे लगा दिया गॉज। अब क्या भाई देखो, थोड़े दिन छोड़ दिया तो जो मीट बिल्कुल ओपन था उसमें देखो आप, उसमें ना यहाँ पर एग्स पूरे यहाँ पे हैं, मैगट्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। फिर दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे कोई एग्स नहीं है क्योंकि ये सील्ड है, तो कुछ वॉर्म वगैरह जा ही नहीं पा रहे ना यहाँ पे। जब कुछ जा ही नहीं पाएगा तो प्रोड्यूस क्या होगा यहाँ पे। थर्ड में देखो भाई, जा तो नहीं पा रहे लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इसकी स्मेल पहुंच रही है, मक्खी वगैरह मैगट्स वगैरह होते हैं, पहुंच जाते हैं ना स्मेल से, तो स्मेल से गई फ्लाई यहाँ पे गई और अपने अंडे दे दिए यहाँ पे, तो ये फिर से बन गए, वॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए, बन गए मक्खी वक्खी। तो इससे ये पता चला कि भाई देखो, मीट का पीस तो यहाँ पे है, मक्खी अंडे यहाँ पे दे रही है, उससे बन रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ। लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं किया क्योंकि अर्ली, कोई पहली बार जब कुछ बोलता है ना हमारे देश में या कहीं पे भी, तो फर्स्ट टाइम जब कुछ बोला जाता है तो पहले सब लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, बाद में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है। तो वही इस थ्योरी के साथ भी हो रहा था कि सब लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बिलीव करते थे तो कोई जल्दी मान नहीं रहा था। फिर एक्सपेरिमेंट किया लाजारो स्पेलेंजानी ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया एक ऐसा बॉटल सा, फ्लास्क ले लिया, उसमें ब्रॉथ डाला। ब्रॉथ के अंदर क्या है, ब्रॉथ इज लाइक लिक्विड, एनी लिक्विड मीडिया, जो लिक्विड मीडिया जिसमें आप कुछ भी उगा सकते हो, ब्रॉथ होता है। अब उसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल के एक्सट्रैक्ट्स डाले, एकदम बढ़िया नरिश मीडिया बनाया उन्होंने, और उसको किया स्टेराइल बाय यूजिंग हीट। हीट स्टेराइल करा, 2 फ्लास्क एक जैसे ले लिए, दोनों में ब्रॉथ डाला, दोनों को स्टेराइल किया। इसको जब स्टेराइल किया उसके बाद प्रॉपर सील कर दिया तुरंत से, एक को रख दिया खुला। तो जो खुला वाला था उसमें देखो, तो थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों क्या, ओवरनाइट भी छोड़ दोगे ना आप तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो स्टेराइल था उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, जब हवा गई तो अपने अंदर वो कुछ ले गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर प्रोड्यूस किए। लेकिन इसमें हवा नहीं जा रही थी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बने। लेकिन लोगों ने तो उल्टा ही मतलब निकालना होता है। लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला कि तुमने बॉयल करके सारी ऑक्सीजन खत्म कर दी वहां की, इसलिए कुछ ग्रो नहीं किया। अब इसका प्रूफ उनके पास नहीं था तो वो तो फंस गए।
तो इसका प्रूफ का ना काट कैसे निकाली, काट निकाली लुईस पाश्चर ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो ऑक्सीजन नहीं है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें ऑक्सीजन। क्या किया उन्होंने, क्या किया, उन्होंने भी फ्लास्क लिया। ठीक है, उन्होंने जब फ्लास्क लिया उसके अंदर लिक्विड मीडिया डाला। लिक्विड मीडिया डालने के बाद उस फ्लास्क को कर दिया कर्व, यहाँ से और यहाँ से। अब जब ऐसा कर्व किया, ये आपको बहुत मोटा सा ये दिख रहा है, तो ट्यूब वॉज वेरी थिन, कि इसमें ना सिर्फ उस ट्यूब से हवा तो पास हो सकती थी, लेकिन सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ सेटल हो जाते थे। उसके बाद इस शेप में देने के बाद उन्होंने इसको खूब सारा हीट स्टेराइल कर दिया, लिक्विड हो गया स्टेराइल, है ना। अब फिर इसको रख दिया। देखो क्या हुआ, ये यहाँ पे ना थोड़े टाइम के बाद ये देखो यहाँ ब्लैकिश ब्लैकिश आ गया, जो डस्ट पार्टिकल थी। और डस्ट पार्टिकल से के साथ कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे हवा के अंदर, कोई भी पार्टिकुलेट मैटर होगा, सारा यहाँ पे सेटल हो गया, अंदर कुछ नहीं गया, फ्लास्क के पास यहाँ तक कुछ पहुंचा ही नहीं। जब यहाँ तक कुछ पहुंचा ही नहीं तो ये लिक्विड मीडिया था स्टेराइल। फिर उसको उसको आगे भी तो प्रूफ करना था ना कि स्टेराइल तो है, लेकिन इस डस्ट के ना पहुंचने की वजह से स्टेराइल है। फिर क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इस डस्ट से मीडिया को टच करा के फिर वापस ले गए, सीधे खड़ा कर दिया। अब यहाँ से हो गया इनोकुलेशन, यहाँ से पहुंच गए बैक्टीरिया इस फ्रॉथ के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर जब थोड़ी देर के बाद रख दिया उसको थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए, तो ये बन गया फिर से, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए और ये पिट्रीफाई हो गया, मतलब सड़ना बोलते हैं जिसको, सड़ गया, ये मीडिया खराब हो गया। तो इसके बेसिस पे उन्होंने प्रूव किया कि भाई देखो ऑक्सीजन जा रही है ना, तो भी मीडिया खराब नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो एयर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो खराब हो रहा है। इसका मतलब कि हवा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, ये पता चल चुका था कि भाई बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया गया। तो आफ्टर दिस ये वाले एक्सपेरिमेंट के बाद, और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करा था उन्होंने, पहले तो अपने लैब में करा था, लेकिन सबको दुनिया को कैसे पता चला, दुनिया को तब पता चला जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना कहाँ प्रेजेंट किया, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में। ये एक कंपटीशन था 1859 में हुआ था, जिसका टाइटल था टू ट्राई बाय वेल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू थ्रो न्यू लाइट ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना, कि नए एक्सपेरिमेंट, वेल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट आप इसमें दिखाओगे जिससे प्रकाश पड़ पाए स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो ये वहां पे जीते अच्छा खासा, और उसके बाद इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाने लगा। एक और एक्सपेरिमेंट किया जॉन टिंडल ने। जॉन टिंडल ने क्या किया, इन्होंने यूज किया ऐसा एक बॉक्स। ये जो बॉक्स था, इसकी एक खास बात थी कि ये बॉक्स प्रॉपरली एयर टाइट बॉक्स था। इस एयर टाइट बॉक्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे बॉइल्ड ब्रॉथ को रखा, बट पहले थे ये सील, सब कुछ सील था, और ये बॉक्स था अंदर स्टेराइल था पूरा। काफी टाइम छोड़ा इसको उन्होंने, तो सील्ड फ्लास्क में तो कुछ होना नहीं है ना। अब फिर क्या किया उन्होंने, देखा ये यहाँ से लाइट सोर्स से वो देखते थे कि भाई ब्राउनियन मूवमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स नहीं दिखते, तो शुरू शुरू में वो ब्लैक बॉक्स में जब लाइट फेंकोगे तो ब्राउनियन मूवमेंट दिखेगा आपको, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। कभी धूप में देखा आपने डस्ट पार्टिकल दिखे होंगे मस्ती करते हुए, है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने देखा अभी डस्ट सेटल नहीं हुए, धीरे धीरे करके इन्होंने देखा, थोड़े थोड़ा टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद प्रॉपरली डस्ट सेटल हो गई, उनको कोई ब्राउनियन मूवमेंट नहीं दिखा। जब ऐसी बात हो गई उसके बाद इन्होंने स्पेशल कुछ इसमें बॉक्स में डिजाइनिंग था कि वो बिना इस बॉक्स को ओपन किए उन्होंने इसके लिड्स को हटा दिया। अब इसके लिड भी हट गए, ऑक्सीजन प्रॉपर जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ग्रो नहीं किया। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला टिंडल हैड शोन दैट हवा को स्टेराइल किया जा सकता है सेटलिंग के थ्रू भी, बिना किसी ट्रीटमेंट के, जिससे कि उसके वाइटल फोर्स में कोई परेशानी ना आए। तो ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट थे, इसके बेसिस पे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कंप्लीटली डिसप्रूव कर दिया गया। लोगों ने इसको डिसएग्री कर दिया कि भाई अपने आप कोई जीवित चीज नहीं बन सकती है। ठीक है, तो आपको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के डिसप्रूविंग में 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्वेश्चन में लिखना होगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लुईस पाश्चर के बारे में कुछ और। लुईस पाश्चर ने अपना ये वाला तो एक्सपेरिमेंट दिया स्वान नेक वाला,
उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और भी डिस्कवरीज करी है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें इनके कंट्रीब्यूशन में पहली चीज तो ये है कि मैकेनिज्म ऑफ फर्मेंटेशन इन्होंने दिया। फर्मेंटेशन में इन्होंने बोला कि जो फर्मेंटेशन होता है वो ईस्ट सेल्स से होता है, ये लिविंग प्रोसीजर है। डेड इससे पहले ये माना जाता था कि ये फर्मेंटेशन जो है नॉन लिविंग प्रोसीजर है, लेकिन इनकी डिस्कवरी के बाद, इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, आपको बिजनेसमैन वाली कहानी मैंने लास्ट चैप्टर में सुनाई, लास्ट लेक्चर में सुनाई थी ना, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। सेकेंड आपने देखा ही है स्वाननिक वाला एक्सपेरिमेंट, अभी पीछे बताया मैंने। उसके बाद हाँ, इसमें जब बिजनेसमैन जो ज्यादा परेशान हुआ ना, तो इन्होंने एक और चीज ढूंढी, दैट इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में क्या होता है कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जब आप चीजों को गर्म करते हो सर्टेन टाइम तक, नॉन लिविंग मतलब अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को दूर करने के लिए, तो उसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। अब पाश्चराइजेशन में अभी जो हमारी डेफिनेशन वो डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है उसका। बट ये क्योंकि ये वाइन पे काम कर रहे थे, वाइन पे बहुत रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने वाइन के लिए जो प्रोसीजर डेवलप किया वो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये वाइन को हीट करते थे 56 डिग्री सेल्सियस पे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में 30 मिनट के लिए, है ना। तो उससे क्या होता था कि इनके अनवांटेड जो बैक्टीरिया होते थे वो मर जाते थे, और इनकी वाइन इंडस्ट्री जो जो भी बिजनेसमैन चला रहे थे बहुत बढ़िया से चल रही थी पाश्चराइजेशन की वजह से। ये सब तो इंडस्ट्रियल पार्ट हो गया। इसके अलावा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया लुईस पाश्चर ने अलग अलग वैक्सीन की डिस्कवरी करके। तो वैक्सीन में इन्होंने जो वैक्सीन यूज की, फर्स्ट लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड वैक्सीन थी। अभी आप एडवर्ड जेनर से कंफ्यूज मत होना। एडवर्ड जेनर जो वैक्सीन जो उन्होंने यूज करी थी वो स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन थी, मतलब काउ पॉक्स के पेशेंट से किया था, वो नेचुरल वैक्सीनेशन था। बट यहाँ पे क्या है, इन्होंने लैबोरेटरी मेड वैक्सीन को यूज किया। किसके किसके लिए? फाउल कॉलरा चिकन्स के लिए, और स्पेशली रेबीज के लिए। रेबीज की जो वैक्सीनेशन थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें इन्होंने क्या किया था, रेबीज पे ये एक रैबिट डॉग को लेके आए और उससे उन्होंने इन्फेक्ट किया रैबिट को, ठीक है। और वो डिजीज रैबिट को कई जनरेशन तक इन्फेक्ट करते थे। उसके बाद फाइनल उन्होंने उसकी स्पाइनल कॉर्ड को ड्राई करके रखा था। उस स्पाइनल कॉर्ड को उन्होंने वैक्सीन की तरह यूज किया एक 9 साल के बच्चे पे, जिसको एक रेबीज वाले डॉग ने बाइट किया था। उसका नाम था जॉर्जेस माइस्टर। तो ये जो बच्चा था, जब डॉग ने बाइट किया इसको, तो उसके बाद सब लोग को पता ही था कि ऐसे पागल कुत्ता रेबीज वाला काटेगा तो इंसान मर जाएगा। तो ये थोड़ा सा फेमस थे लुईस पाश्चर, डॉक्टर साहब कहते होंगे लोग इनको। तो अब भाई, अब कोई डॉक्टर इलाके में नहीं रहा तो इनके पास गए कि शायद कुछ इंतजाम हो जाए। तो ही वॉज नॉट अ फिजिशियन, वॉज नॉट अ डॉक्टर। तो फिर भी उन्होंने सोचा, हिम्मत करी, बहुत करेज के साथ, बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने सोचा मर तो जाएगा ही बच्चा, चलो एक चांस ले लेता हूँ। चांस ले लिया उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन दिया उस बच्चे को। 14 इंजेक्शन लगाए। पहले याद है आपको, कुत्ता काटता तो 14 इंजेक्शन लगते थे। तो शुरुआत यहीं से हुई थी। लुईस पाश्चर ने ही उस कॉन्सेप्ट को, उस 14 इंजेक्शन वाले फंडे को डिस्कवर करा था। तो हर हर डोज में वो अपना जो वैक्सीन का मटेरियल था उसको बढ़ाते जाते थे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे मटेरियल कंटेंट बढ़ जाता था। 14 इंजेक्शन लगाए उन्होंने और वो बच्चा सरवाइव कर गया। इट वॉज द फर्स्ट रेबीज वैक्सीनेशन। इसके बाद तो भाई लुईस पास्चर छा गए दुनिया में, बहुत सारी जगह से उनके पास रेबीज के ट्रीटमेंट के लिए लोग आने लगे। और ये जो बच्चा बड़े होके बहुत उसने इनका ध्यान रखा, और इनकी जो टॉम थी उसका केयर टेकर बना जाके। तो इस वैक्सीन के ग्रेटिट्यूड में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने एक इंस्टीट्यूट बनाया, पाश्चर इंस्टीट्यूट उसको नाम दिया, जो पेरिस में है। वेल नोन इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत तरह की रिसर्च हो रही है आजकल, और इसको इनका डायरेक्टर बना दिया गया वहाँ का, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन के पॉइंट्स हैं लुईस पाश्चर के, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आपके एग्जाम में पॉइंट वाला आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडिएटिंग जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की। आपको पता होगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या कहती है भाई, कि कोई भी बीमारी किसी ऑर्गेनिज्म से हो सकती है। सिंपल सी बात है ना। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज मतलब कि कोई भी बीमारी किसी जर्म से हो रही होगी। तो लुईस पाश्चर अपने एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, उन्होंने कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट भी किए, बट
पहला जो डिमॉन्स्ट्रेटेड लैब एक्सपेरिमेंट जो कंफर्म था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए, वो किया रॉबर्ट कॉच ने। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या किया, एंथ्रेक्स पे वो काम कर रहे थे, और वो बड़े मतलब माइक्रोबायोलॉजी के बिल्कुल एक्सपर्ट थे। वो अपना कैमरा वैमरा माइक्रोस्कोप सब कुछ था उनके पास अपना वाला, अपना माइक्रोस्कोप लाके अपना खेलते रहते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। खेलने के लिए तो दिखना पड़ता ना माइक्रोस्कोप में, तो दिखेगा कैसे, देखने के लिए उन्होंने पहले डेवलप की स्टेनिंग मेथड, है ना। स्टेनिंग मेथड डेवलप की, प्योर कल्चर का आइसोलेशन सीखा उन्होंने, करा उन्होंने लैब में। फिर एंथ्रेक्स की डिस्कवरी हुई और ट्यूबरकुलोसिस की डिस्कवरी हुई, और उन्होंने अपने कॉच पोस्टुलेट दिए जिसके बेसिस पे आप इन क्राइटेरिया को फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को और डिजीज को कोरिलेट कर सकते हो। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी करता है, इस बैसिलाई की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का 1905 में। तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम की। और ट्यूबरकुलोसिस टीबी तो आपको पता है, इट्स अ डेडली, बहुत पैथोजेनिक ये बीमारी है, और हमारे देश तो अभी टीबी में फर्स्ट रैंक पे है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास, अगर आपके आसपास कोई भी पेशेंट है जिसको 2 से 3 हफ्ते में खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो आप उसको सजेस्ट करो कि वो डॉट सेंटर जाए, अपना टेस्ट कराए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में हम टॉप कर रहे हैं, और इंडिया ऐसे टॉप करे या कुछ अच्छी चीज़ों में टॉप करना, हमें बीमारी बीमारी में टॉप नहीं करना, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे हुआ ये सब कुछ। स्टेनिंग के लिए इन्होंने अपना जो प्रोसीजर दिया, जैसे अभी आप देखते हो ग्राम स्टेनिंग है और एसिड फास्ट स्टेनिंग है, वो थोड़े एडवांस बाद में आई स्टेनिंग मेथड्स। उन्होंने जो ओरिजिनल स्टेन शुरू किया वो मेथिलीन ब्लू से किया, और बिस्मार्क ब्राउन एक डाई होती है उससे किया। तो अपने बैक्टीरिया आइसोलेट करते थे, इधर उधर से अपना स्टेन करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना देखते थे। और स्टडी करने के लिए फिर एक बार प्योर कल्चर, लिक्विड में तो क्या होता है, 4-5 तरह के बैक्टीरिया सब मिक्स हो गए, दिख रहे हैं मिक्सचर, तो भाई उनको आइसोलेट कैसे करें। आइसोलेट करने के लिए सॉलिड मीडिया चाहिए था, जिसमें अलग 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 तरह के बैक्टीरिया अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से दिखाई दे। तो उसके लिए चाहिए था सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया के चक्कर में देखो भाई क्या किया इन्होंने, एक बॉइल्ड पोटैटो ले लिया, ठीक, एक आलू ले लिया, उसको उबाला। उबाला क्यों, स्टेराइल करना था ना, तो बॉइल्ड पोटैटो तो स्टेराइल होगा, और स्टेराइल नाइफ से इसको चॉप कर लिया, स्लाइसेस बना ली पोटैटो की। उसके बाद इस पोटैटो को इन्होंने नीडल से, जो भी बैक्टीरिया इनको चाहिए था उगाना था, उसको उन्होंने स्ट्रीक कर दिया यहाँ पे, उसको पोटैटो के ऊपर चिपका दिया नीडल से। और उसके बाद इसको कर दिया इंक्यूबेट। इंक्यूबेट कैसे किया, हवा ना लगे इसको, इसलिए बेल जार से ढक के रखा, एयर कंटेमिनेशन को रोकने के लिए। ठीक है, और देखो इंक्यूबेशन के बाद कैसे बड़े बड़े से कॉलोनीज आए इसके ऊपर, है ना। तो इस तरह से उन्होंने पोटैटो स्लाइस को यूज करके कोशिश की कि भाई आइसोलेट किया जाए प्योर कल्चर बैक्टीरिया का। लेकिन परेशानी ये थी, पोटैटो स्लाइस पे ग्रो तो कर रहे थे बैक्टीरिया, लेकिन सब तरह के बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहे थे, जितने उनके थे ना डिजीज ऑर्गेनिज्म पे वो काम करते थे। तो उन्होंने सोचा भाई चलो कोई बीमारी एक्स जो कॉज कर रहा है उसको उगाएं, तो उग गया आलू पे, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए जो कई सारी चीज को उगा सके। तो ब्रॉथ में तो बहुत कुछ उगता था उनका, तो इसमें नहीं उग रहा। तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा कुछ और करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जिलेटिन यूज किया, लिक्विड मीडिया के साथ उन्होंने जिलेटिन यूज किया। अब जिलेटिन में परेशानी क्या हो रही थी, उसको 37 पे रखो तो मेल्ट हो जाए, और तो और कुछ तो बैक्टीरिया जिलेटिन खा भी जाते हैं, तो ये भी परेशानी वाली बात थी। फिर उनको मिला अपने एक दोस्त का साथ। दोस्त का साथ कैसे मिला, दोस्त की अपने घर में डिस्कस कर रहा था, भाई मेरे तो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं फेल, हमें तो सॉलिड मीडिया चाहिए, मिल नहीं रहा है। तो उसकी वाइफ बोलती है अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, वाइफ की सजेशन मान लेनी चाहिए भाई सबको। ठीक है, तो आगे ध्यान रखना, जो लोग स्टूडेंट हैं शादी के बाद जरा वाइफ की बातें सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइफ की सजेशन, देख लो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करा रहे हैं। हाँ, तो भाई क्या, उसकी वाइफ जो वाल्टर हेज था, उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने बोला तुम एक काम करो, तुम अगार को ले जाओ, इसको यूज करो। तो अगार क्यों यूज करोगे, बोलती अरे हम जैम बनाते हैं ना, उसमें डालते हैं, तो लिक्विड जैम जो बनाते हैं फ्रूट्स वगैरह डाल के, उसको सॉलिड करने के लिए तो अगार यूज करते हैं, तो तुम ले जाओ इसको यूज कर लो। अच्छा ठीक है, भाई ले गए, और उसके बाद अगार अगार को यूज करके उन्होंने अपना शुरू कर दिया। तो इस तरह से सॉलिड मीडिया की शुरुआत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कवरी क्या थी, एंथ्रेक्स बैसिलाई की। एंथ्रेक्स बैसिलाई के लिए क्या किया इन्होंने, एक बढ़िया हेल्दी हट्टा कट्टा चूहा ले लिया। ले लिया एक चूहा, ये हो गया अपना माइस, हेल्दी दिख रहा है बिल्कुल। अब क्या किया,
इसको बेचारे को एक जो डिजीज वाला माइस था जिसको एंथ्रेक्स हुआ था उससे लिया थोड़ा सा सैंपल, इट में भी ब्लड और एनीथिंग कुछ भी एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने, ब्लड से भी किया और भी मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ना, कभी ब्लड से किया कभी दूसरे टिश्यू से किया क्रश करके, तो उस तरह से करा इन्होंने। तो देखो इंजेक्शन लगा दिया बेचारे चूहे को, तो चूहा तो बेचारा डर वर के वैसे ही डॉक्टर साहब ने पता नहीं कौन सी सुई लगा दी, जब से मुझे सुई लगाई है मैं तो बीमार बीमार सा रहने लगा हूँ। देखो बेचारा ऐसे बीमार होके पड़ा है चूहा, अब हो गया बीमार। तो फिर ये तभी भी नहीं माने, चैन नहीं आया इनको, इन्होंने क्या किया, अच्छा ये चूहा बीमार है इससे खून निकाला अगले को डाल दिया, फिर तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरे से भी निकाला सैंपल, चौथे को डाल दिया, चौथे से निकाला सैंपल, पांचवे को डाल दिया। तो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर लिए, 20 चूहे बीमार कर दिए इन्होंने इस चक्कर में, और 20 चूहे बीमार करके 20वें की स्प्लीन निकाली और उसको डाल दिया बीफ सीरम में। बीफ सीरम क्या लिक्विड मीडिया है ना, बीफ सीरम में डाल दिया और उसको थोड़ा छोड़ दिया, इंक्यूबेशन में डाल दिया, अब देखो क्या होता है। तो उन्होंने देखा सरप्राइजिंगली, देखो कि इस बीफ सीरम में जो ऑर्गेनिज्म था वो ग्रो किया कल्चर में, तो कल्चर में बैसिलाई दिख गया इनको और वो अमेजिंगली एंडोस्पोर भी बना रहा था। अब क्या, अब तो इन्होंने बैसिलाई और एंडोस्पोर लिए, उससे भी एक हेल्दी माइस लिया, उसको बेचारे को ठोक दिया इंजेक्शन, ठोक दिया इंजेक्शन। अब ये बेचारा ये भी माइस बीमार हो गया, देखो एंथ्रैक्स हो गया उसको। ठीक, तो इसके बेसिस पे बात क्या बनी, कहानी क्या बनी, कि डिजीज माइस से आप कुछ ले रहे हो, हेल्दी में इंजेक्ट कर रहे हो तो बीमारी हो रही है ना। और क्या, ये बीमारी वाले पैथोजन को आप डिजीज वाले माइस से एक्सट्रैक्ट कर भी सकते हो, कल्चर कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे कि डिजीज माइस के अंदर जो बैक्टीरिया था उसने इसको इन्फेक्ट किया, इससे इन्फेक्ट में बहुत सारे साइकिल्स के बाद भी टिश्यू के अंदर वो बैक्टीरिया लाइव था जिसको आप कल्चर कर पाए, और उस कल्चर से जब डायरेक्ट आपने माइस को इंजेक्ट किया तो भी ये बीमार हो गया, और वही बीमारी हुई जो पहले वाले चूहे को हुई थी। मतलब कि दिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रैक्स। ओके, तो इस तरह से पहली बार ये रिपोर्ट किया गया, पहली बार ये पता लगाया गया कि एंथ्रैक्स जो बीमारी होती है एक बैसिलाई से होती है, उसका नाम दिया बैसिलस एंथ्रासिस, ये इन्होंने आई डोंट नो किसने दिया नाम, वो मैं आपको बाद में पता करके बताऊंगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू लिंक अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद अ स्पेसिफिक डिजीज, वो किसने किया, रॉबर्ट कॉच ने। ठीक है जी, तो आप समझ गए, और इससे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को भी सपोर्ट मिल गया कि हाँ भाई जो जर्म्स है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली अगली तरफ, अगली तरफ क्या हमने देखना है कि अब कॉच जी ने अपने नियम बना दिए भाई, कॉच पॉस्टुलेट बना दी, नियम क्या क्राइटेरिया बना दिए ऐसे कि कोई भी पैथोजन डिजीज कॉज करेगा तो कब हम मानेंगे, 4 पॉइंट है तब हम मानेंगे, अगर ये 4 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो हम मान लेंगे कि पर्टिकुलर बीमारी जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से हो रही। क्या क्या 4 पॉइंट जी, पहला पॉइंट, the microorganism must be identified only in the diseased individual and not in healthy individual। तो diseased individual जो बीमार प्राणी है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होना चाहिए, है ना, और हेल्दी वाले में वो एब्सेंट होना चाहिए, सिर्फ बीमार वालों में होना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म। अब दोनों में निकल गया तो फिर नहीं मानेंगे, है ना। और क्या नेक्स्ट, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कल्चर से आइसोलेट भी होना चाहिए, प्योर कल्चर में जाना चाहिए। उसके बाद ये जो कल्चर है जब उसको हेल्दी में इंजेक्ट किया जाए तो बीमारी वही वाली होनी चाहिए जो पहले वाले को हुई थी, और उसके बाद वहां से भी कल्चर निकलना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स है, ये आप लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फोर्थ पॉइंट है क्या बोलता है, माइक्रोब शुड बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल होस्ट एंड शुड बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वाल, जो पहला वाला यहाँ निकला ना, ये वाला, यही वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ निकला, पता चला यहाँ रॉड शेप निकाला तुमने और यहाँ पे बोल रहे हो नहीं ये तो स्फेरिकल हो गया, फोकस हो गया, तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सेम ऑर्गेनिज्म जो पहले निकला था वही वही ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो इस कॉच पॉस्टुलेट को उन्होंने कहाँ यूज किया, ट्यूबरकुलोसिस की डिस्कवरी। देखो कैसे, एम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो बैक्टीरिया है ये टीबी नाम की बीमारी करता है, टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और अभी तो एमडीआर टीबी आ रहा है, दवाइयां भी जरा कम हो गई हैं उसके लिए, एक्सडीआर भी हो रखे हैं जिसके लिए दवाई बहुत मुश्किल है ना, तो इट्स बेटर कि पहले ही पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाए एमडीआर एक्सडीआर बनने से पहले। तो भाई देखो हमने क्या पढ़ा अभी,
कि पहले तो द फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिजीज बट एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी ऑर्गेनिज्म। तो जब इन्होंने ये कैसे लगाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो जब पेशेंट सैंपल लिया इन्होंने, ह्यूमन टिश्यू लिया, तो उसमें देखा कि स्टेन किया उन्होंने, एसिड फास्ट स्टेनिंग नहीं आती थी उनको, तो कुछ उन्होंने रिकॉम्बिनेंट स्टेनिंग करी उनकी जो मेथिलीन ब्लू वाली थी, कुछ कुछ KOH वगैरह और डाला एमटीबी को स्टेन करने के लिए उसमें। तो अब एम ट्यूबरकुलोसिस को उन्होंने अपने हिसाब से स्टेन कर लिया, तो देखा कि ह्यूमन टिश्यू के अंदर बैसिलाई प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब ये जो बैसिलाई है, सेकेंड पॉइंट क्या किया इन्होंने, सेकेंड पॉइंट ये बैसिलाई को ग्रो भी करा लिया। कैसे ग्रो कराया, कोआगुलेटेड ब्लड सीरम पे। किस पे, कोआगुलेटेड ब्लड सीरम पे। और ये सस्पेक्टेड जो ऑर्गेनिज्म है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में आना चाहिए। प्योर कल्चर कैसे, सॉलिड मीडिया में ग्रो करेंगे, लिक्विड मीडिया में ग्रो करेंगे, कुछ भी करेंगे, प्योर कल्चर लिक्विड मीडिया में भी हो सकता है अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो एज अ इनोकुलम, है ना। तो प्योर कल्चर हो गया, ये देखो कोआगुलेटेड ब्लड सीरम पे उगा लिया इसको, और फिर इसको जब गिनी पिग में डाला तो उस बेचारे को हो गई ट्यूबरकुलोसिस। मतलब कि ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। वो क्या कहता है, द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी होस्ट। हेल्दी होस्ट कौन, गिनी पिग। गिनी पिग में जब इनोकुलेट किया गया एमटीबी को तो उसको बीमारी हो गई, और उसके बाद ये गिनी पिग जब मर गया ना बेचारा, डेड गिनी पिग से इन्होंने फिर से कल्चर आइसोलेट किया कोआगुलेटेड ब्लड सीरम के ऊपर। तो मतलब पहले डिजीज अपीयर हो रही है, उसके बाद आइसोलेशन हो रहा है कल्चर का, कल्चर इज एबल टू कॉज डिजीज इन हेल्दी होस्ट, और उस हेल्दी होस्ट से फिर से आप कल्चर उगा पा रहे हो, है ना। तो द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द डिजीज होस्ट। तो इस कॉज पॉस्टुलेट के बेस पे ट्यूबरकुलोसिस को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द कॉजल ऑफ, जिस जो टीबी कॉज करता है, इसको आइडेंटिफाई किया गया, और इसके बेसिस पे रॉबर्ट कॉच को नोबेल प्राइज दिया गया 1905 में। ठीक है, तो ये बेसिक था रॉबर्ट कॉच का कंट्रीब्यूशन। आई थिंक आपको दोनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन अच्छे से आ गए हैं, आप एग्जाम में एकदम हिट करने वाले हो, है ना। चलो फिर, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखा। अच्छा लगा हो तो जरा लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो से, और आपको कुछ स्पेसिफिक पढ़ना हो तो आप मुझे बता देना, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। ठीक है, और इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।